नमस्कार, मैं भानु ठाकुर इनसाइट स्टूडियो से एक बार फिर जुड़ रहा हूं। इस बार जो क्राइम है वह है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक बागपत जिला होता है, जहां 35 किलोमीटर दूर बागपत से एक गंगनौली गांव होता है। वहां मस्जिद में मौलाना की पत्नी और उनकी दो बेटियों की हत्या हो जाती है। हत्या के बाद गांव में काफी हंगामा होता है, लेकिन आरोपी कौन है यह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। बात की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। यूं ही खुश रहें, मुस्कुराते रहें। बागपत जिला है और यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर गंगनौली जो गांव पड़ता है वह दो थाना के अंतर्गत आता है। यहीं पर एक मस्जिद बनी हुई है। मस्जिद में जो मौलाना होते हैं मुफ्ती इब्राहिम, वह अपनी पत्नी इसरारा और दो बेटियां सोफिया और सुमैया के साथ रहते हैं। घटना के दिन जो कि 11 अक्टूबर को उनकी पत्नी और दोनों बच्चियों की हत्या हो जाती है। घटना के दिन जो मौलाना होते हैं वह देवगंज गए हुए थे। जो अफगानिस्तान से विदेश मंत्री आए हुए थे, तो यहाँ आसपास के जो मौलाना होते हैं उन सभी को उनमें बुलाया गया था। वह भी इसी बुलावे पर गए हुए थे। हत्या की कहानी कैसे सामने आती है, कैसे यह पूरा मामला खुलता है, उसके बाद कैसे हंगामे में बदल जाता है, यह बारी बारी से बताएंगे। क्या होता है कि जब देवगंज मौलाना जाते हैं तो यहाँ नमाज की छुट्टी हो जाती है, लेकिन जो नियमित रूप से मस्जिद में बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, उन्हीं में से कुछ बच्चे 11 बजे के लगभग जो वारदात हो चुकी है उसके लगभग 2.5 से 3 घंटे बाद वहां पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। लेकिन मस्जिद का दरवाजा जो है, जो मुख्य दरवाजा जहां से वह हर दिन जाया करते थे, वह दरवाजा बंद रहता है। ऐसे में बच्चियां सोचती हैं कि अब इस दरवाजे में, क्योंकि अंदर आवाज लगाते हैं कोई सुनता नहीं है, अंदर से भी किसी तरह की कोई आवाज नहीं आती, तो हल्का सा शक तो होता है कि कारण हो, लेकिन वह इतने पर नहीं मानती और जो पीछे का दरवाजा होता है दीवार चढ़कर उसमें प्रवेश करते हैं। लेकिन जब वह मस्जिद में ही बने एक कमरे हुजरा में जाकर देखते हैं तो मौलाना की जो पत्नी होती हैं इसरारा, वह लहूलुहान अवस्था में पड़ी रहती हैं। थोड़ी ही अंदर और जाते हैं तो उनकी जो बच्ची हैं सोफिया और सुमैया, वह भी लहूलुहान अवस्था में नजर आती हैं और उनकी सांसें बंद हो चुकी होती हैं। ऐसे में जो 6 बच्ची मस्जिद में प्रवेश की थी और पढ़ाई करने के लिए गई थी, वह यह देखकर चिल्लाने लगती हैं, लेकिन बाहर आवाज नहीं जाती। जो दरवाजा बंद रहता है, कहीं ना कहीं फिर वह उसको खोलती हैं और जब बाहर आवाज लगाते हैं तो एक एक करके गांव के कई लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं और वह पुलिस को इस बात की सूचना देते हैं। पहले जो दोघट थाना होता है, वहां की पुलिस वहां पर आती है और जांच की शुरुआत करती है। लेकिन जिस तरीके से मस्जिद के अंदर मौलाना की पत्नी और उनकी 2 बेटियों की हत्या होती है, कहीं ना कहीं पूरा समाज जो है आक्रोशित होता है। पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी होती है और वह किसी तरह की जांच भी नहीं करने देता। इसके बाद जब हंगामा बढ़ने लगता है तो यहाँ पर जो बागपत के डीएसपी होते हैं प्रवीण कुमार, वह भी पहुंचते हैं, लेकिन उनसे भी ग्रामीण नहीं मानते और हत्यारे को तुरंत पकड़ने की मांग करते हैं। यहाँ मामला बढ़ते देखते हुए डीआईजी जो मेरठ होते हैं कलानिधि मेधानी, वह भी मौके पर पहुंच जाते हैं और ग्रामीणों को समझाते हैं कि जब तक आप हमें जांच नहीं करने देंगे तब तक हम कैसे इस हत्या का खुलासा कर पाएंगे। यह देख बड़ी मुश्किल से ग्रामीण मानते हैं। यहाँ अस्पताल से जो तहरीर आती है वहां पर भी कहीं ना कहीं यह सामने आता है कि जो मौलाना हैं उनने ही अपनी पत्नी और बच्चियों की हत्या करवाई है। लेकिन यहाँ पुलिस के पास एक और सवाल था कि यदि हत्या करवाने वाले मौलाना हैं तो हत्या किससे करवाई है। यह इस तरफ जांच बढ़ा देते हैं। वहीं देवगंज में जब मौलाना को जानकारी दी जाती है कि उनके घर पर कुछ बड़ी अनहोनी हुई है, आप कहीं भी हैं तुरंत वापस आ जाएं, तो हालांकि उन्हें यह नहीं बताया जाता कि उनकी पत्नी और बेटी की हत्या हुई है। वह तुरंत वहां बताते हैं कि अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उनके बुलावे पर वह उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, वह तुरंत लौट रहे हैं। ऐसे में कुछ समय बाद वह भी लौट कर आ जाते हैं, लेकिन पुलिस का शक फिलहाल उन पर ही होता है कि आखिर
हत्या किससे करवाई है। यदि मौलाना ने ही अपनी पत्नी और बेटियों की हत्या करवाई है तो हत्या करने वाले कौन हैं। पुलिस अपनी जांच जारी रखती है, तभी नजर पड़ती है सीसीटीवी की तरफ। सीसीटीवी को देखकर कहीं ना कहीं यह अंदाजा लगाया जाता है कि हो सकता है कि कातिल जो हैं वह सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए हों, लेकिन जिस समय का समय तय होता है कि लगभग इतने समय यह हत्याएं हुई हों, उसकी रिकॉर्डिंग गायब होती है। फिर पुलिस आगे पीछे की रिकॉर्डिंग देखती है तो गांव का ही एक 16 साल का जो किशोर होता है वह सीसीटीवी में नजर आता है, मस्जिद के अंदर प्रवेश करता है और जहां पर डीवीआर रखा होता है उस कमरे के अंदर भी जाता है। लेकिन जब वह बाहर आता है तो वह उसमें रिकॉर्ड नहीं होता। पुलिस कहीं ना कहीं यहाँ से शक पुख्ता होने लगता है कि हो सकता है कि जो गांव में रहने वाला यह किशोर है इस हत्या से जुड़ा हुआ हो। पुलिस अपने जो आरक्षक होते हैं उनके माध्यम से उसे बुलवाते हैं। जब पुलिस अपनी तरीके से पूछताछ करती है तो धीरे से मामला सामने आने लगता है। वह न सिर्फ खुद बल्कि उसके साथ एक और 14 साल का किशोर होता है, वह भी इस हत्या में शामिल नजर आता है। दोनों से जब पूछताछ होती है तो बताया जाता है कि वह दोनों ही मस्जिद में मौलाना और उनकी पत्नी से पढ़ाई करने के लिए जाते थे, लेकिन कई बार उनके साथ दोनों मारपीट करते थे। 10 तारीख की बात बताते हैं कि 10 अक्टूबर को जब वह सियारा उन्हें पढ़ा रहे थे तो उनसे पढ़ते नहीं आ रहा था। ऐसे में मौलाना ने और जो बच्चे होते हैं उनके सामने दोनों की पिटाई कर दी। इससे आक्रोशित दोनों बच्चों ने यह मन में ठान लिया था कि जब भी मौका मिलेगा कहीं ना कहीं वह मौलाना और उसकी पत्नी को मार देंगे। यहाँ जैसे ही उन्हें पता पड़ता है कि मौलाना देवगंज गए हैं तो अच्छा मौका देखकर वह इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं, क्योंकि मौलाना नहीं है तो मस्जिद में नमाज भी नहीं होगी और नमाज नहीं होगी तो कोई आएगा भी नहीं। इस कारण से दोनों मस्जिद में प्रवेश करते हैं और मस्जिद के अंदर ही रखी एक चाकू और एक हथौड़ी उठाते हैं और सबसे पहले वह इसरारा जो मौलाना की पत्नी होती हैं उनके सिर पर वार करते हैं और बाद में पेट में चाकुओं से गोद देते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। वहीं पर उनकी 5 साल की बच्ची सोफिया और सुमैया भी खड़ी होती हैं, लेकिन वह हत्या करते हुए इन दोनों को देख लेती हैं। हालांकि बच्चों का जो किशोर हैं आरोपी, उनका कहना था कि वह बच्चियों को मारने नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा था कि यदि हम इन्हें नहीं मारेंगे तो पकड़े जाएंगे। ऐसे में उन दोनों को भी मौत के घाट उतार देते हैं। पुलिस जब सारी खोजबीन कर लेती है और आरोपियों तक पहुंच जाती है तो आरोपियों को बाल सुधार गृह जो होता है वहां पर भेजा जाता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात सामने आती है कि यदि सीसीटीवी फुटेज वहां नहीं मिलते, यदि मस्जिद में सीसीटीवी नहीं होते तो शायद इस हत्या की जो गुत्थी है उसे सुलझने में हो सकता लंबा समय लगता और कहीं ना कहीं मौलाना पे जो शक जा रहा था हो सकता कि वह शुरुआती दौर में सलाखों के पीछे होते हैं। यहाँ हम भी इनसाइट स्टोरी की तरफ से अपील करते हैं कि यदि आप भी किसी मकान में रह रहे हैं या दुकान आपकी है या आप इस लायक हैं कि यदि कहीं पर सीसीटीवी लगा सकते हैं तो निश्चित रूप से सीसीटीवी लगाएं, क्योंकि सीसीटीवी ना सिर्फ अपराधों को रोकती है बल्कि जो अपराध घटित हो जाते हैं उसमें भी खुलासा करने में पुलिस को काफी सुविधा होती है। यदि आप सीसीटीवी लगाएंगे तो उससे कई तरह के अपराधों पर नियंत्रण होगा। इसी तरह हमसे जुड़े रहें, ऐसी अन्य क्राइम की खबरें हों या फिर आसपास से जुड़ी हुई अन्य खबरें, उन सभी के लिए हम आपको नई अपडेट देते रहेंगे। भानु ठाकुर, इनसाइट स्टोरी के लिए।